ऑफ वन पंच मैन फाइनली आ चुका है। वन पंच मैन का चैप्टर 170 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर वन पंच मैन में होने वाले फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर रही है, सच एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चैप्टर 170 ने हमें कई चीजें रिवील करी थी, ऑल्सो कंफर्मिंग द फाइनल आर्क ऑफ वन पंच मैन। सीजन 2 में हमें दिखाया गया था कि शिवावा ने कुछ ऐसा देखा है कि फ्यूचर में अर्थ काफी बड़े डेंजर में है। उसके मरने से पहले उसने अपने क्रिस्टल बॉल में देखा था जैसे मानो उसने पूरी दुनिया की डिस्ट्रक्शन देखी है। सो देन आखिर ये था क्या? वेल, जैसा कि तुम्हें पता है, टॉपिक ऑफ एरा वन पंच मैन में काफी इंपॉर्टेंट है। वन पंच मैन का मांगा प्लैनेट ऑफ एरा के अराउंड रिवॉल्व होता है, एंड अगर तुम्हें नहीं पता था, देन एरा का मतलब होता है युग। इट इज सेड कि वन पंच मैन का मांगा कई युगों से गुजरा है। ये चीज हमें अमाई मास्क ने कहा था इन चैप्टर 119 ऑफ वेब कॉमिक्स। अमाई मास्क का कहना है कि एक जमाने में जमीन और रिसोर्सेज के लिए इतने काउंटलेस लड़ाई हुए कि हम ह्यूमंस की प्रजाति हम खुद ही विलुप्त होने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि पूरे दुनिया के इंसान एक साथ आए और उन्होंने फ्यूचर जनरेशन को प्रिजर्व रखने के लिए एकता बनाई रखी। इन वन पंच मैन मांगा इसी चीज को हमें पहला एरा ऑफ चेंज या फिर हम इंसानों का पहला युग कहा गया है। लेकिन इसके बाद कई बाढ़ आए, नेचुरल डिजास्टर्स हुए, जिसके चलते ह्यूमंस में वापस लड़ाई छिड़ चुकी थी। अगेन इन नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए ह्यूमन को एक पर्टिकुलर एरिया में रहना पड़ा, और इस चीज को हमें बताया गया है द सेकंड एरा ऑफ चेंज, मतलब इंसानों का दूसरा युग। वन पंच मैन में ये कहा गया है कि हम ह्यूमंस इन सारी चीजों से सरवाइव कर पाए क्योंकि हम इंसान एक कांस्टेंट एनवायरमेंटल बीइंग है। मतलब हम इंसान किसी भी टफ सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और यही चीज वन पंच मैन का मांगा एक्सप्लोर करता है। हमें ये कहा गया है कि ये मॉडर्न सोसाइटी अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट में है। गारो ने हमें इस चीज को स्टेट किया था कि ह्यूमंस एक सिंगल सिस्टम पे रिलाई करते हैं, हीरोज पे। ह्यूमंस को अब सरवाइव करने के लिए कोई मुश्किल नहीं हो रही। थस जिस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, ये अभी कंप्लीटली ऑपोजिट ट्रैक पे है। सी द फैक्ट इज, जिस चीज के बारे में गारो और शिवावा हमें वार्न कर रहे हैं, ये चीज इवन हीरो एसोसिएशन को भी पता है, लेकिन उनका मानना है कि उनके फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हीरो एसोसिएशन को अभी हीरोज की सख्त जरूरत है, सिंस सिल्वर फैंग जो कि एक एस क्लास रैंक 3 हीरो था, वो अब ऑफिशियली रिटायर हो चुका है। ये चीज हीरो सोसाइटी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक काफी बड़ा लॉस है, सिंस पूरी दुनिया ने वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पिलर को अब खो दिया है। लेकिन सिल्वर फैंग ने पूरी दुनिया को होपलेस नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका सक्सेसर ऑफ कोर्स चिरांग को ज्वाइन करने वाला है। Stop the cap. Well, of course, वो obviously गारो है। एक तरफ of course गारो ने कई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। Previously in the series वो जस्ट एक मेनियक रहा है, बट वो स्टिल मल्टीपल ड्रैगन लेवल्स को एक साथ हैंडल कर सकता है, एंड स्टिल उसके पास और भी कई होप है कि वो आगे ग्रो करने वाला है। यस, वो काइंड ऑफ एक परफेक्ट सक्सेसर होगा फॉर सिल्वर फैंग, जिसे द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कंसिडर किया जाता है। यस, यू हर्ड दैट राइट। गारो ने जो भी चीजें की थी, अब वो सारी चीजें माफ हो चुकी है, और गारो असल में अब एक हीरो है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जस्टिस एवरीवन। Well, that's the exact reason कि गारो इस पूरी दुनिया को हेट करता था, इसलिए वो हर जगह इसी चीज को कहता रहता था, इस दुनिया को जस्टिस की नहीं बल्कि जरूरत है एब्सोल्यूट ईविल की। आफ्टर कि सिल्वर फैंग ने गारो को उसके सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में ढूंढा, वो गारो को हर एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू गुजरा रहा है, और वो हर किसी से माफी मंगवा रहा है, क्योंकि इवन तो उसने हर तरीके से ट्राई किया, लेकिन आज तक उसने कभी भी फिजिकली किसी को हर्ट नहीं किया। I'm confused right now, G. Yes, even though उसने कई हजारों लोगों के घरों को तोड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने कई हजारों लोगों के जान को भी बचाया है। गारो ने कई बार टारियो को बचाया है, इनफैक्ट कई बार तो खुद हीरो एसोसिएशन को चैप्टर 161 में बैंग को बचाते हुए, और कई सिविलियंस को इन चैप्टर 163।
इनफैक्ट किंग भी उसे एक गोट समझता है। गारो के एक्शंस ने इवन नेक्स्ट जनरेशन को भी हेल्प किया है। नॉट ओनली टारियो उसे एक सुपर हीरो समझता है, बट ऑल्सो उसकी वजह से सारे लोग अपने अराउंड मैच्योर हो रहे हैं। इस चीज का स्पेशली इफेक्ट हम वेगानमा में देख सकते हैं, जो कि काइंड ऑफ ये दिखाता है कि गारो की आइडियोलॉजी कितना इम्पैक्ट कर सकती है। इस ब्रैट के पास अपने लाइफ में हर एक चीज था, उसे कभी भी किसी चीज के ऊपर घबराना नहीं पड़ता, लेकिन हार्डशिप को एक हद तक देखने के बाद अब वो फाइनली अपने टॉयज को बाकी लोगों के साथ शेयर करता है। सेम चीज हम वन पंच मैन में इस अर्थ के लिए भी कह सकते हैं, जहाँ पे मॉन्स्टर्स उन्हें बार बार अटैक कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट ह्यूमन अकेले नहीं रह सकते, उन्हें एक साथ आना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, जहाँ पे वो अपने खिलौने को एक दूसरे के साथ शेयर करें। और ये चीज अभी ह्यूमैनिटी को सरवाइव कराएगी। ह्यूमंस को अब इन सारी चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने पिछले युग या फिर एरा में अडेप्ट किया था। इस चीज का एग्जाम्पल हीरो एसोसिएशन है, जहाँ पे वो भी गारो को अब एज अ हीरो मानते हैं, देयरफॉर द सक्सेसर ऑफ सिल्वर फैंग। इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि गारो की उनको नीड है, व्हिच मींस कि गारो अब फ्री है और वो अपने टेक्निक को वापस से परफेक्ट बना सकता है, व्हिच मींस कि इट्स टाइम फॉर एक और टूर्नामेंट आर्क। गारो ने सिल्वर फैंग से कहा है कि वो एक कॉन्टेस्ट को अरेंज करे, जहां पे वो उन सारे लोगों से लड़ेगा जिसके साथ वो मॉन्स्टर बन के लड़ा था। ये लिस्ट इंक्लूड करती है बैंग, फ्लैशी फ्लैश, ब्लास्ट एंड ऑफ कोर्स वो टकला इंसान। फैक्ट कि साइतामा ने ब्लास्ट को मेंशन किया है, ये काइंड ऑफ काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस गारो और ब्लास्ट को हमने देखा है, याद रखना वो कभी आमने सामने लड़े नहीं, लेकिन अभी वो है क्या जिससे वन पंच मैन का वर्ल्ड खुद ही कांप रहा है। एंड ऑफ कोर्स वो गॉड है। थ्रू आउट द मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क, ये सेलेस्टियल बीइंग जिसका नाम गॉड है, इसे हमें फाइनल विलन कहा गया है ऑफ द मांगा। मेटल नाइट जो कि अनदर ससी कैरेक्टर है। मेटल नाइट ने हमें कहा है कि एक दूसरा इविल है जो कि परछाइयों से हमें देख रहा है, और किसी को भी भरोसा मत करना, इवन अगर वो तुम्हारे क्लोज भी हो। गॉड के पावर के जस्ट कुछ फ्रैगमेंट्स की मदद से वो पूरे ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर चुका था। इनफैक्ट उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो पूरे अर्थ को एक ही बार में तोड़ दे। हेंस बस इस चीज को इमेजिन करना कि गॉड का ट्रू पावर क्या है, ये जस्ट माइंड बॉगलिंग है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि साइतामा गॉड को भी वन पंच में मार दे। लेट्स बी सीरियस, फाइट वर्सेस साइतामा और गारो ने हमें इस चीज का शायद से थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि साइतामा और गॉड के बीच में फाइट बस एक पंच के जितना नहीं होने वाली। इनफैक्ट इसका हाईली चांस है कि गारो, ब्लास्ट और साइतामा तीनों मिलके गॉड के साथ लड़ेंगे। Hold on, what? अगर हमारी थ्योरी सही में करेक्ट है और वो गॉड था जिसने एरा के बिटवीन चेंज लाया, देन वही गॉड है जिसने ह्यूमंस को इस हद तक अभी मजबूर किया है कि वो अपने लिमिटर्स को तोड़े, ताकि गॉड अपने एक विल को पूरा कर सके, वो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर सके। देन ये चीज सेंस बनाएगी कि जस्ट लाइक साइतामा, गॉड असल में वो बीइंग है जो कि खुद भी लिमिटलेस है। आफ्टर ऑल साइतामा वो फिस्ट है जो कि इवन गॉड के अगेंस्ट गया। इसका मतलब ये है कि साइतामा ने अपने लिमिटर्स को ब्रेक करके वो खुद गॉड के अगेंस्ट गया। नेवरदलेस साइतामा और गारो के बिटवीन फाइट ने हमें दो इंपॉर्टेंट थिंग्स को कंफर्म किया है। वन की अल्टरनेट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है, और टू गॉड को खुद के लिए एक वेसल चाहिए। और साइतामा के इस पावर को विटनेस करने के बाद आखिर कौन ही उसके लिए एक बेटर एवेटार बन सकता है देन साइतामा हिमसेल्फ। No way. गॉड किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के साइतामा को मैनिपुलेट कर सकता है, ये कहते हुए कि वो उसे एक वर्दी ओपोनेंट देगा, जो कि साइतामा का खुद का ही एक गोल है, और उसका नया ओपोनेंट होगा साइतामा हिमसेल्फ। सिंस याद रखना ये चीज कोटेड है कि एक फिस्ट जो कि गॉड के अगेंस्ट जा सकता है, वो खुद भी गॉड का फिस्ट है। However, अब रियलिटी लेकिन ये होगा कि गॉड का फिस्ट अगेंस्ट जाएगा उसी के फिस्ट के अगेंस्ट जो कि उसके अगेंस्ट क्या था। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वन पंच मैन असल में सटायर है ऑफ शोनेन जॉनरा। सो शोनेन लॉजिक को यूज करते हुए और उसे कंबाइन करते हुए विद वन पंच मैन टॉपिंग, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लड़ेगा एक दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से, जो कि होगा साइतामा हिमसेल्फ। जस्ट evil. I mean like सिमिलर चीज हुई थी गोकू ब्लैक वर्सेस गोकू, जो कि काफी अच्छा